हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार हिस्टोरिकल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आपका राइट आंसर है विधानसभा के प्रति। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। राज्य मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि इससे पूर्व ही विघटित कर सकता है। विधानसभा के 17 वर्षांत का आदेश राज्यपाल द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा का बहुमत दल का नेता होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो आपका राइट आंसर है राष्ट्रपति। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति ही हटा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी पद का उल्लेख है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी महान्यायवादी संसद की बैठक में भाग ले सकता है। महान्यायवादी का वेतन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर है फरीद खां। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगानी शेर शाह सूरी था। शेर शाह का जन्म बजबाड़ा होशियारपुर में हुआ था। शेर शाह के पिता हसन खां बिहार के सूबेदार जमाल खां के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यक्तिगत का सिद्धांत किससे संबंधित है? तब का राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी से। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल उसके व्यक्तिगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जाना जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में राज्यों का विलय किया गया। इस नीति के तहत सर्वप्रथम 17 राज्य को 1848 ईस्वी में विलय किया गया। लॉर्ड कैनिंग ने व्यक्तिगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को समाप्त कर दिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तब का राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुंगेर निम्नलिखित में किसकी राजधानी थी? तब का राइट आंसर है मीर कासिम की। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। मुंगेर मीर कासिम की राजधानी थी। रॉबर्ट क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर क्लाइव को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। मीर कासिम ने मुंगेर में गोला बारूद का खाना बनाने का फैक्ट्री की स्थापना की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुरु गोविंद सिंह की पिता का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर है तेग बहादुर यानी गुरु तेग बहादुर। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। उनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था जो सिखों के 9वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना सिटी में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम गुजरी देवी थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर है बिहार के पूर्णिया में। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म पूर्णिया में हुआ था। इसका जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी में फारबिसगंज में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो आपका राइट आंसर है मीर कासिम एवं अंग्रेज के बीच। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। बक्सर का युद्ध मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी जिसे अंग्रेजों का नेतृत्व करता हेक्टर मुनरो था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है?
तो आपका राइट आंसर है 40। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है और विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। अब बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है 8 मार्च को। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट दिवस जैसे बाल दिवस 14 नवंबर को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को, विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो आपका राइट आंसर है हर्यक वंश का। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। हर्यक वंश भारत का प्रथम ऐतिहासिक वंश था। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। इसका भवन 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है जो मैनहट्टन द्वीप पर अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना के समय 51 सदस्य थे, लेकिन अभी वर्तमान में 193 मेंबर हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो आपका राइट आंसर है 1924 में। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वां अधिवेशन 1924 में बेलगांव में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। 1919 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर है 1905 में। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा शिमला से 19 जुलाई 1905 को कर्जन द्वारा किया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया और 16 अक्टूबर 1905 को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया। 16 अक्टूबर को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में रक्षाबंधन दिवस भी मनाया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर है 21 वर्ष या इससे ऊपर। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। संविधान के अनुसार ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है पटियाला, पंजाब में। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। कुछ इम्पोर्टेंट स्टेडियम हैं जैसे कोनन स्टेडियम जमशेदपुर में, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में, इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में, उसके बाद नेशनल स्टेडियम दिल्ली में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो आपका राइट आंसर है परमार वंश से। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। राजा भोज परमार वंश से संबंधित थे। राजा भोज कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली में लाल किला में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो राइट आंसर है औरंगजेब ने। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था।
आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। देखिए दोनों इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, लेकिन दोनों में अंतर कैसे है। दिल्ली में लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था, लेकिन आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जमा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद एवं ताजमहल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस तिथि को किया था? तो आपका राइट आंसर है 30 जनवरी 1948 को। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को की थी। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था और गांधी जी की हत्या नई दिल्ली के बिरला भवन में किया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सतलज, चिनाब एवं रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो आपका राइट आंसर है सिंधु की। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। सिंधु, चिनाब और रावी सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के पास सनोख्यावाद हिमनद से निकलती है। यह नदी भारत में लगभग 1134 किलोमीटर बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। सिंधु की कुछ अन्य सहायक नदियां जैसे काबुल, कुर्रम, झेलम, रावी, ब्यास आदि शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर है सितार से। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। पंडित रविशंकर का संबंध सितार वाद्य यंत्र से है। जाकिर हुसैन, गुदई महाराज, किशन महाराज का संबंध भी तबला वादक से है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादक से है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो आपका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति को पद से संसद हटा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जानी चाहिए, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश में से स्थापित हुआ था? तो आपका राइट आंसर है पुर्तगाल के साथ। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले पुर्तगाल के साथ स्थापित हुआ था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में 1503 ईस्वी में खोली थी। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिम तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर है वेलिंगटन कप का संबंध हॉकी से है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। बेटन कप, आगा खां कप, रंगास्वामी कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह, ये सभी कप हॉकी से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो आपका राइट आंसर है जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। जातक कथाओं में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। जातक कथाओं की संख्या लगभग 550 है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? तो आपका राइट आंसर है लाल सागर, यानी स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ जोड़ता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। इसके निर्माण का कार्य 1854 ईस्वी में फ्रांसीसी इंजीनियर द्वारा किया गया था। इस नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है और 1956 ईस्वी में मिस्र द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो आपका राइट आंसर है 1632 में। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं।
अंग्रेजों का सुनहरा फरमान 1632 ईस्वी में प्रदान किया गया था। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संतरे किस के प्रबल स्रोत हैं? तो आपका राइट आंसर है संतरे विटामिन के प्रबल स्रोत हैं। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। संतरे विटामिन का प्रबल स्रोत है। विटामिन जैव उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। संतरा में विटामिन सी अर्थात एस्कॉर्बिक अम्ल पाए जाते हैं। अब विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत आंवला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? तो आपका राइट आंसर है घेंघा। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। घेंघा मच्छरों से होने वाली रोग नहीं है। घेंघा आयोडीन की कमी से होने वाला एक रोग है। प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 140 mg आयोडीन की आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका राइट आंसर है जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश अपरिवर्तित रहता है। प्रकाश की चाल माध्यम के ताप पर स्वतंत्र रहता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश निर्वात में भी गमन किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुख्यतः कौन से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार है? तो आपका राइट आंसर है मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार हैं। निम्न गैस ग्रीन हाउस गैस के लिए भी जिम्मेवार हैं, जैसे CO2, CH4 यानी मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? तो आपका राइट आंसर है सौर लालटेन में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वॉशिंग सोडा किस का सामान्य नाम है? तो आपका राइट आंसर है सोडियम कार्बोनेट का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण धातु है? तो आपका राइट आंसर है मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम एक संक्रमण धातु है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो आपका राइट आंसर है 10 मई को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो आपका राइट आंसर है 25। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोटीन तथा ऊर्जा की संयुक्त कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर है क्वाशियोरकर। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। प्रोटीन तथा ऊर्जा की संयुक्त कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है। क्वाशियोरकर रोग में बच्चों का हाथ पांव दुबला पतला हो जाता है एवं पेट बाहर की ओर निकल जाता है। मरासमस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोटीन एक यौगिक है जो किसका बना होता है? तो आपका राइट आंसर है अमीनो अम्ल से बना होता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। प्रोटीन एवं कार्बनिक यौगिक अमीनो अम्ल से बना होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आजकल सामान्य रूप से रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला प्रशीतक पदार्थ कौन है? तो आपका राइट आंसर है फ्रियोन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑस्टियोपोरोसिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपका राइट आंसर है अस्थि को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीएच से इंगित करता है कि विलयन है या पदार्थ? तो आपका राइट आंसर है pH 7 उदासीनता को इंगित करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मृदु जल का अर्थ क्या होता है? तो साबुन के साथ झाग बनाने वाला को मृदु जल कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने का कौन सा उपाय है? तो आपका राइट आंसर है कास्टिक सोडा मिलाकर, यानी जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए इसमें कास्टिक सोडा मिलाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी क्रिया है जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है? तो आपका राइट आंसर है प्रकाश संश्लेषण। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जब तक के लिए जय हिंद।